जीके सीरीज़ के जो पास्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है वाइट गुड्स क्या होती हैं। वाइट गुड्स बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं जो कि बड़ी होती हैं घर में इस्तेमाल करने वाली, मिसाल के तौर पे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, डिश वॉशर्स फॉर एग्ज़ाम्पल। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इनके ऊपर वाइट एनामल की इनकी फिनिशिंग होती है, इसीलिए इन्हें हम वाइट गुड्स का नाम देते हैं। इसके अलावा कुछ ब्राउन गुड्स भी होते हैं, मिसाल के तौर पे टीवी, रेडियो वगैरह, ये ब्राउन गुड्स में आते हैं। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर, आईटी जो इक्विपमेंट मॉडर्न है, प्रिंटर्स वगैरह, वो ग्रे गुड्स में आते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंटोर्स जो होते हैं वो कौन सी लाइंस को कंटोर कहते हैं। तो ये कंटोर्स बेसिकली इक्वल हाइट की जो होती है, इक्वल हाइट जो होती है सी लेवल के ऊपर, उससे जो लाइंस मिलाती हैं उन्हें हम कंटोर का नाम देते हैं। अगेन कंटोर्स आर यूज्ड इन टोपोग्राफिकल मैप्स टू रिप्रेजेंट एलिवेशन एंड लैंड फॉर्म्स के जो हमारे मैप्स होते हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स, उसमें वो वाले एरियाज़ जो कि थोड़े एलिवेटेड होते हैं, जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंटोर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और लाइंस भी होती हैं जो कि मैप के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पे आइसोबार्स, वो वाली लाइंस जो कि इक्वल प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें हम आइसोबार का नाम देते हैं। इक्वल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए आइसोथर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इक्वल रेनफॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं उन्हें हम आइसो हाइट्स का नाम देते हैं। तो ये कुछ लाइंस हैं जो कि जो कि डिफरेंट मैप के ऊपर चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा ये कुछ ये जो कंटोर्स होते हैं बाज़ औक़ात ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, मिसाल के तौर पे जो स्टीप स्लोप्स होती हैं उनको जो रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस ड्रॉ की जाती हैं वो काफ़ी करीब करीब होती हैं। इसके अलावा जो थोड़ी जेंटल स्लोप को शो करने के लिए जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं उन्हें वो वाइडली स्पेस्ड होती हैं, उन कंटोर्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई वुड बी, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो आसमान है उसका रंग ब्लैक होगा। द ब्लैक कलर ऑफ द स्काई इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट। जब सनलाइट जो ज़मीन की तरफ आ रही होती है, जब वो बिखर जाती है तो उसकी वजह से जो ब्लू कलर है स्काई का वो हमें नज़र आता है। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, और जब लाइट स्कैटर नहीं होगी तो जो कलर हमें नज़र आएगा वो ब्लैक कलर होगा। इसका एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंपैरिजन भी हम इसका कर सकते हैं। मून पे जाके अगर आप आसमान को देखेंगे तो वो आपको ब्लैक कलर का नज़र आएगा, लाइक मून स्काइज ब्लैक इन कलर। इसी तरह जब सूरज गरूब हो रहा होता है उस टाइम पे आपको रेड कलर का स्काई नज़र आता है। इट्स बिकॉज कि जो उस टाइम पे लाइट स्कैटर हो रही होती हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं, और हमें पता है कि लॉन्ग वेवलेंथ जो है वो रेड कलर शो करती है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस होता है ब्लू लाइट की स्कैटरिंग का, ये प्रोसेस रेली स्कैटरिंग की वजह से होता है। रेनबो जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रोसेसेस रेनबो की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क्ड बाय द सेल्फ एमुलेशन ऑफ मोहम्मद बुजीज़ी। कब ये वाक़या पेश आया, ये कहाँ पे पेश आया? ये ट्यूनीसिया में पेश आया कि मोहम्मद बुजीज़ी नाम का एक शख्स था जिसने ख़ुद को आग लगा ली थी, और ये दिसंबर 2010 में ये वाक़या पेश आया, और इसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए जो कि बाद में अरब स्प्रिंग को के नाम से जाने लगे। और इसी तरह के कुछ और जो रेवोल्यूशंस अरब में आए वो एक जैस्मिन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्यूनीसिया में रेवोल्यूशन इनिशिएट हुई। और इसी तरह तहरीर स्क्वायर प्रोटेस्ट के नाम से भी कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए जो कि इजिप्ट में हुए।
अरब स्प्रिंग के बारे में कहा जाता है कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये अभी भी सीरिया, लीबिया, यमन में देखे जा सकते हैं। अगेन किस साल में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ? 2010 में। कहाँ से? ट्यूनीसिया में। अमेरिकाज़ कप इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? अमेरिका कप के नाम से जो कप है वो कौन सी स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? ये याचिंग आई एम नॉट श्योर क्या इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी। तो याचिंग जो स्पोर्ट है, सेलिंग, मेरे ख्याल में बोटिंग होगी ये, जो चाइनीज़ भी अक्सर जो खेल रहे होते उसमें वो बच्चे सामने खड़े होते हैं, शायद ये वो वाली गेम है। तो ये जो गेम है इसके नतीजे में जब जो आपको ट्रॉफ़ी वगैरह दी जाती है वो याचिंग अमेरिकन कप होता है जो कि आपको दिया जाता है। और ये बहुत पुरानी गेम समझी जाती है और बहुत पुराना ये कप है, स्पोर्टिंग ट्रॉफ़ी बहुत पुरानी समझी जाती है और ये पहली दफ़ा इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था 1851 में। इसी तरह के जो बाकी फेमस कप हैं अमेरिकाज़ कप के कंपैरिजन में, वो एक डेविस कप है जो कि टेनिस की गेम के साथ एसोसिएटेड है और एक रेडर कप है जो कि गोल्फ के साथ एसोसिएटेड है। वर्ल्ड कप क्रिकेट ट्रॉफ़ी जो है वो ओबियसली हम जानते हैं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ एसोसिएटेड है। और विंबलडन एक टर्मिनोलॉजी है जो कि टेनिस के साथ एसोसिएटेड है, ये भी एक ट्रॉफ़ी की टाइप है। विच सी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया में कौन सा सी लोकेटेड है? कैस्पियन सी, ठीक है। ये कैस्पियन सी के गिर्द जो कंट्रीज़ हैं उनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी शेयर किया है, वो भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी है जो कि ज़मीन के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो लेक सुपीरियर है और जो लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी है वाटर की वो कैस्पियन सी है। इसके अलावा डेड सी भी है जो कि जॉर्डन के साथ लोकेटेड है और ये उसको अर्थ का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो समझा जाता है। कैस्पियन सी जो है वो जियो पॉलिटिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑयल के और गैस के काफ़ी रिजर्व्स मौजूद हैं। असल में कैस्पियन सी नहीं है, ये एक लेक है लेकिन इसका नाम कैस्पियन सी रखा गया है। और जो एरिया के लिहाज से जो लार्जेस्ट लेक है, अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाता है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है एरिया वाइज जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, तो वो भी कैस्पियन सी ही है। व्हील इज़ द सिंबल ऑफ, तो व्हील जो है वो कौन से रिलीजन में एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? बुद्धिज़्म में व्हील को इस्तेमाल किया जाता है। ये धर्मा चक्रा के नाम से एक वर्ड होता है जो कि बुद्धिज़्म में इस्तेमाल होता है और उसकी टीचिंग्स को ये रिप्रेजेंट करता है। क्रिसेंट और स्टार इस्लाम का है, क्रॉस क्रिश्चियनिटी का है और नेशनल फ्लैग जो इंडिया का है उसके ऊपर अशोका चक्रा रिप्रेजेंट किया गया। और इसके अलावा बुद्धिज़्म कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। मेपल लीफ कौन से कंट्री का नेशनल एम्बलम है? तो ये जनाब कनाडा का नेशनल एम्बलम है और ये कहा जाता है कि इस मेपल लीफ पे 11 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो लीफ की आपको पता है ना वो रिजेस होती हैं और नोक बनी हुई होती है डिफरेंट, जो मेपल लीफ ख़ास तौर पे आप देखते हैं तो उसके ऊपर 11 पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम बाकी कंट्रीज़ का देखें तो बाल्ड ईगल जो है वो नेशनल सिंबल है यूएसए का और यूके का जो नेशनल सिंबल है वो है शेर, लायन, ठीक है। जो मेपल लीफ है अगर हम ये देखें कि ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है तो ये यूनिटी एंड नेचर को सिंबलाइज़ करता है और ये कनाडा की नेशनल फ्लैग के ऊपर मौजूद आपको नज़र आएगा। हरिकेन इन अक्टूबर 2012 जो 2012 में हरिकेन आया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था हरिकेन सैंडी। कहाँ पे आया था ये? यूएसए में आया था और ये जो है इस हरिकेन की वजह से, हरिकेन सैंडी की वजह से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी इन इलाकों में
बिलियन ऑफ डॉलर का डैमेज हुआ था। इसके कंपैरिजन अगर हम करें, हरिकेन कैटरीना 2005 में ये इसका सामना करना पड़ा था, और जो हरिकेन हार्वे है वो 2017 में आया था। अगेन इट्स इम्पोर्टेंट, हरिकेन सैंडी 2012 में आया था, हरिकेन कैटरीना 2005 में आया था, और हरिकेन हार्वे जो है वो 2017 में आया था। हरिकेन जो है वो पैसिफिक में जो होते हैं उन्हें हम टाइफून का नाम देते हैं, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन में। अभी ये आपको पता है जो अमेरिका के जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे जो हमारे पास सी है उसे हम नाम देते हैं अटलांटिक सी का। तो वो जो अटलांटिक में जो आते हैं उन्हें हम हरिकेन्स कहते हैं। लेकिन अगर वही पैसिफिक ओशन में आ जाते हैं, जो कि वेस्टर्न साइड पे अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आते हैं, तो उसे हम नाम देंगे टाइफून का, ठीक है। और जो साइक्लोन अगर वो इंडियन ओशन में आते हैं तो उन्हें हम साइक्लोन्स का नाम देते हैं। अगेन अटलांटिक में आएंगे तो हरिकेन, पैसिफिक में अगर इस तरह का फिनोमेना होता है तो उसे टाइफून का नाम दिया जाएगा, और अगर इंडियन ओशन में होता है तो उसे साइक्लोन का नाम दिया जाएगा। हरिकेन, टाइफून एंड साइक्लोन। व्हाट इज़ जी व्हाट इज़ विंडोज टेयर्स? विंडोज टेयर्स जो है वो जब वाटर वेपर्स ग्लास के ऊपर कंडेंस होते हैं तो उन्हें हम विंडोज टेयर्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब ज़मीन पे, जैसे घास पे जब वाटर वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होते हैं तो उन्हें हम ड्यूज़ का नाम देते हैं, राइट। जब वो हवा में कंडेंस होते हैं तो उन्हें हम फॉग का नाम दे देते हैं। लेकिन जब यही वाटर वेपर्स शीशे पे कंडेंस होते हैं तो उन्हें हम विंडोज टेयर्स का नाम देते हैं। और कंडेंसेशन क्या होता है? जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और फॉग जो है वो क्यों बनती है? जब हवा थोड़ी कूल डाउन हो जाती है तो उसकी वजह से फॉग बनती है, ठीक है। ये आज की वीडियो के लिए, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।